फेरीटेल दिखाते हुए कहानी बताई जाती है एक ब्यूटीफुल लड़की की जो घने जंगलों के बीच एक महल में रहती थी, लेकिन वो वहाँ हमेशा अकेले रहती थी। इसीलिए एक दिन बोर होकर वो महल से बाहर चली आई दोस्त बनाने के लिए था कि वो भी उनके साथ खेल सके, जिसके लिए उसने दूसरे बच्चों को गिफ्ट दिए, पर किसी ने भी उसे दोस्त नहीं बनाया और दूर भाग गए, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस लड़की के साथ मौत की काली परछाई घूमती है। इसलिए लोग उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे, जो सुनकर इस लड़की को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता था। इसलिए एक दिन अपना गुस्सा उतारने के लिए लड़की ने नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें मारना शुरू किया और एक बार उसके कांटे में फंसकर नदी से एक लड़का बाहर निकला। इसकी जान अनजाने में इस लड़की ने बचा ली। अभी से इसके साथ चलने वाली मौत की काली परछाई गायब हो गई और अब ये लड़का हर जगह उसे फॉलो करने लगा। वो जहाँ भी जाती है, दिन हो या रात, पहाड़ या जंगलों में, हर जगह उसके साथ जाने लगा। तो एक दिन उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागूंगा। तभी वह लड़की जो फूल तोड़ रही थी, उसके हाथ में बटरफ्लाई आ जाता है, उसे वो मार देती है। उस लड़की के आसपास भी बहुत सारे मरे हुए बटरफ्लाईज दिखने लगते हैं, जो देखिए लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही वह मौत की परछाई वापस इस लड़की के पास आ जाती है और उससे कहती है कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। ये बात याद रखना। तो वो लड़की कहती है ठीक है माँ, और ये है इस ड्रामा की फीमेल लीड मोनियोग, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। देन हम मिलते हैं ड्रामे के में लीड गंगते से, जो अपने बड़े भाई के स्कूल आता है, क्योंकि यहाँ उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। देन हमें पता चलता है कि गंगते का बड़ा भाई सांगते मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए प्रिंसिपल सांगते को स्कूल से निकाल देते हैं और उसे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिट करने के लिए कहते हैं। और अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे लेकर चला जाता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन में इस शहर में तितलियां आने वाली थी, जिनसे सांगते बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि तितलियों से उसका एक बचपन का ट्रॉमा जुड़ा हुआ था। उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो इन दोनों भाइयों के फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए गंगते अपने बड़े भाई का ख्याल रखता था। फिर हम मिलते हैं कहानी की फीमेल इन मोनियोंग से, जो कि एक चिल्ड्रेन बुक ऑथर थी। वो एक रेस्तरां में खाना खाने आई थी। तभी उसे यहाँ एक बच्ची की मॉम देख लेती है, जिसे मोनियोंग की फेयर डिटेल्स बहुत पसंद थी, इसलिए वो एक ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। उसे देखकर बच्ची कहती है कि आप तो एक प्रिंसेस जैसी हो। मोनियोंग पूछती है तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ? बच्ची कहती क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, इसलिए मॉम भी मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाती। उस बच्ची को एक फोटो खिंचाने के लिए बुलाती है और उसके कान में कहती है कि तू मेरी फैन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी में सिर्फ चुड़ैल सुंदर होती है। इसीलिए अपनी मॉम से कहना कि मैं एक सुंदर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। मुनियों ने इतने डरावने तरीके से कहा था, बच्ची तो रोने ही लग जाती है, ना यहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ मुनियों को ढूंढते हुए उसका मैनेजर पहुँचाता है, जो कि मुनियों की बुक पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ भी है, और मुनियों के बुक्स की वजह से उसकी कंपनी चलती है, इसीलिए वो खुद का मैनेजर है। तो आज वो को एक हॉस्पिटल में बुक रीड करने जाना है, ये बताने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि का शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है और इस रेस्टोरेंट की नाइफ उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो नाइफ अपने साथ ले जाती है। हम गैंगते को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल के मेटालिन टर्मा सेंटर में काम करता है, जहाँ वो बहुत आसानी से पेशेंट्स को कंट्रोल कर लेता है। जहाँ पेशेंट जीतने वो भी वायलेंट हो गया। ये मुनियन को हॉस्पिटल की ओर ही ला रहा था, तभी उसे कॉल आता है नानजुटी नाम के नर्स का, जो कि एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में काम करती है, और उसी क्लिनिक में मुनियन के डैड एडमिट थे, जहां उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी। इसलिए सर्जरी की परमिशन के लिए पर्स पे मुनियन को साइन चाहिए था, पर मुनियन कहती कि मेरे लिए डैड मर चुके हैं। उसे बार बार कह रही थी, तो मुनियों कहती कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो मेरे यहाँ आकर मुझसे साइन करवा रहे हैं ना। अब के ड उस हॉस्पिटल के सबसे पुराने पेशेंट थे, लेकिन मुनियोंग एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई थी। तो वो उन्हें बताने आती कि शायद आपकी बेटी ये कंसेंट फॉर्म पे साइन करने नहीं आएगी।
अब उनकी बेटी के बारे में सुनते ही मिस्टर को तो पैनिक करने लग जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि नहीं, सब मारे जाएंगे, अगर वो आई तो सब मारे जाएंगे। उनकी बातें सुन जुड़ी तो थोड़ा घबरा जाती है। इधर हमें पता चलता है कि सांगत भी मुनियों का बहुत बड़ा फन था। वो दिन भर उसकी किताबों में ड्राइंग करता रहता था। गंगतेव की हालचाल जानने के लिए कॉल करता है। बात हुई बातें में वो शांति को बता देता है कि आज उनके हॉस्पिटल आने वाली है। चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने ये सुनते ही सांगते तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगता है कि वो एक बार मुनि से मिलकर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। तो गंगते उसे समझता है कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों के लिए था, और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए का ऑटोग्राफ ले आऊंगा। इस पे मान जाता है। इधर बुक रीडिंग इवेंट शुरू होने का टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक ऑडिटोरियम में नहीं आई थी, इसलिए मैनेजरली परेशान हो रहा था। इधर वॉकिंग एरिया में सिगरेट पी रही थी, जिसे गांगते देखता है तो उसे सिगरेट पीने से मना करता है कि यहाँ स्मोक करना मना था। मुनियोग जो फूल तोड़ने में बिजी थी वो उठ जाती है और गांगते को थोड़ी देर देखते ही रह जाती है। फिर उससे पूछते कि क्या तुम डेस्टिनी में मानते हो? कहते हैं क्या कहा? मुनि कहती है तुम्हें सुनाई तो दिया ही होगा, मैंने क्या कहा? फिर अपनी सिगरेट को उसके कॉफी के कप में फेंक कर कहती है जब तुम्हें किसी की जरूरत हो और वो तुम्हारे सामने आ जाए उसी को डेस्टिनी कहते हैं। ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर मुनियक का बुक रीडिंग इवेंट शुरू होता है, लेकिन इधर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपने रूम से बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। इसको इसने यहाँ एडमिट होने से पहले मारने की कोशिश की थी, इसीलिए यहाँ इसे बांध कर रखा गया था। फिर वो अपने रूम से निकल गया था और फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी बेटी भी यहीं एडमिट थी। तो उसकी बेटी भी ऑडिटोरियम में मुनियों की कहानी सुन रही थी, तो सारे स्टाफ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। सीसीटीवी में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घुसते हुए देखा जाता है। कुछ सिक्योरिटी स्टाफ ऑडिटोरियम में आ जाते हैं, पर बुक रीडिंग इवेंट को बीच में ही रोककर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वार्ड में ले जाने के लिए कहते हैं। मुनियन को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो आदमी अपनी बेटी को देख लेता है तो वो उसे उठाकर पास के रूम में ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए मुनियन ने देख लिया था, इसीलिए वो भी उस रूम में चली आती है। इससे पहले वो इंसान अपनी बेटी को खुश करता मुनियन उसके सर पे अपने बैग से मारती है, जिससे उसके बैग में से वो चाकू निकल जाता है, जिससे ये आदमी उठाने जाता है, पर मुनियन उसे दूर फेंक देती है। तो ये आदमी मुनियों को नीचे गिराकर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, जिससे मुनियों का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि एक बार बचपन में उसके डैड ने इसी तरह गला दबाकर मुनियों को मारने की कोशिश की थी। ये देखकर वो बच्ची डर के मारे बाहर भाग जाती है, जहां वो गांगते से टकराती है। तो गांगते मुनियों को इस आदमी से बचाता है और उसे शांत कराकर उसके हाथ बांधने लगता है, और मुनियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो चाकू उठाकर इस आदमी पे अटैक करने आती है, लेकिन गांगते उसके वार को अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे गांगते के हाथ से खून निकलने लगता है। कहती इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। गांगते कहते ये एक पेशेंट है, ये एक जंगली जानवर है। सुनकर ये आदमी मुनियों को साइको बोलकर बाहर भाग जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ के ले जाती है। गांगते मुनियों के हाथ से चाकू छीन लेता है और एक रुमाल से उसे कवर करने लगता है, और कहती ये चोट तुम्हें लगी है या फिर इस चाकू को उसकी बात नहीं सुन रहा था, और कहती है मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती थी, पर तुमने ओवर ये किया और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। ये बोलकर उसे रुमाल छीनती है एंड चाकू फेंक देती है और उसके चोट लगे हाथ पे बांध देती है और बताती है कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। मैं उनसे कहती कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सनकी अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मार डालते हैं आम इंसानों की के लिए, ताकि आम इंसान शांति से जी सके। तो बताओ मैं इनमें से किस टाइप की हूँ? गांगते कहता है तुम एक सन की हो जो उसने स्माइल करती है।
इसके बाद गंगते जाकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट कराता है। लेकिन जब से उसने मुनियो को देखा है तब से वो उसके बारे में ही सोच रहा था। इस मैनेजटली तो और ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मुनिया ने एक हॉस्पिटल के स्टाफ को चाकू से अटैक जो कर दिया था, जिसके बारे में हॉस्पिटल में बात फैल गई थी। इसीलिए उसे डाल रहा था कि अगर गंगते ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो के साथ कंपनी के रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कहती है उन्हें पैसे देकर मामला सेटल कर लो, इससे पहले भी तो यही किया है ना। और इधर गंगते को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी गंगते की टीम की थी और बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी कंप्लेंट की थी। इसीलिए गंगते को इसका जिम्मेदार ठहराकर निकाल दिया जाता है। मैनेजर ली गंगते का इंफॉर्मेशन पता करने लगता है ताकि उसे पैसे देकर केस करने से रोक सके। मुनि के एड्रेस पे पहुंच गई थी, उससे सर्जरी के कंसल्ट फॉर्म पे सिग्नेचर लेने के लिए, जिसे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था। नामजुर रूम में आती है पर मुनि को देखकर थोड़ी डरी हुई लगती है, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे और किसी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई थी। मुनियोक कहती है तुम्हें आखिरी बार देखे 20 साल हो गए, काफी बदल गई हो। नामजुरी डायरेक्ट काम की बात पे आती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। मुनि कहती है तुम सच में इतनी हो या फिर प्रोफेशन हो जो सिर्फ मुझसे साइन लेने के लिए अपने टाउन से इतनी दूर ट्रैवल किया। जुड़ी फिर से उसके डैड के बारे में बताना चाहती है। मैंने बताया तो था वो मर चुके हैं, जुड़ी कहती है, पर तुम्हारी मॉम तो जिंदा हो गई, वो तो बहुत साल पहले ही मर चुकी है। मैंने उनकी मौत को रजिस्टर भी करा लिया है। देन वो उन पेपर्स को पढ़ते हुए उसे बताती है कि मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है, तो बताओ कौन सच में मर चुका है। जोड़ी फिर से उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने जाती है तो कहती है तुम उनकी इतनी चिंता करती हो, लोग सोचेंगे तुम ही उनकी बेटी हो। क्यों ना हम यही करें, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी मॉम की बेटी बन जाती हूँ। अगर तुम ऐसा करने के लिए मानोगे तभी मैं इन पेपर्स पे साइन करूँगी। जोड़ी तो काफी घबरा जाती है, पर मुनियो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। देन पेपर्स पे साइन करते हुए कहती है क्यों न मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हारी मॉम से भी मिल लूंगी, इतने साल हो गए। पर ये सुनकर जोड़ी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वापस जाते हुए भी वो काफी डरी हुई लगती है। इधर गांगते अपने दोस्त जैसो को सब कुछ बताता है। मुनियों के बारे में सुनकर वो कहता है कि क्या वो पागल है, तुझे चोट भी आया और तुझे निकाल भी दिया, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया। गांगते कहते इससे इश्यू और बड़ा हो जाता और मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा भी नहीं मिलता। वैसे भी तितलियों के आने का सीजन हो गया है, इसीलिए हमें दूसरे शहर जाना ही था, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब सांगते के नाम से उसे याद आता है का ऑटोग्राफ लेना था, वरना सांगते बहुत गुस्सा करेगा। जेसो इंटरनेट से साइन देखकर कॉपी कर लेता है, जिसे दोनों सांगते को जाकर देते हैं। लेकिन सांगते एक झटके में पहचान लेता है कि साइन नकली है, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा हो जाता है। मैनेजर ली को गंगते का नंबर मिल गया था, इसलिए वो उसे मैसेज करके सॉरी कहते हैं और कल उनका ऑफिस मिलने बुलाते हैं। कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैसेज देखने पर गंगते ओके रिप्लाई करता है कि उसे अपने भाई के लिए मुनियो का ऑटोग्राफ चाहिए था। इधर मुनियो को तो बस गंगते का ही चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि इसे गंगते बहुत पसंद आ गया था। स्पेशल गंगते की आंखें। इधर गंगते को भी मुनियो के ही ख्याल आ रहे थे। संते को रात में बटरफ्लाइज का बुरा सपना आता है। इसमें वो बहुत सारे बटरफ्लाइज से बचकर भाग रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। ना वो बहुत ज्यादा डर के मारे अपने आप को टेंट में बंद करके बहुत ज्यादा घबराकर चिल्लाने लग जाता है कि वो तितलियां मुझे मारने आ रही है, वो मुझे मार डालेंगी। तो गंगते से शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि वो सांगते का डर नहीं भगा सकता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन गंगते ली की कंपनी में पहुंचा जाता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, इसलिए उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। तो वो वेटिंग रूम में जाता है, जहां उसे मोनियो की किताब मिलती है, तो वो उन्हें देखने लगता है। पर आज अचानक कंपनी पहुंच जाती है।
जिसके बारे में सुनते ही सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं और स्पेशल सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को छुपा देते हैं। वो अपनी असिस्टेंट से मैनेजर ली के बारे में पूछने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है गंगते पर, जो उसे देखते ही रह जाती है। तो वो उसके पास आती है, कहती कि क्या व्यू है, तुम इन कपड़ों में डैशिंग लग रहे हो और तुम भी दूसरों की तरह ही निकले। मैनेजर ली ने कितने पैसे ऑफर किए? गंगती कहता है कि अगर पोलाइटली बात नहीं कर सकती तो साफ साफ कहा करो। कहती है, मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इस बारे में तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए? गंगती कहता है, लगता है तुमने ऐसा बहुतों के साथ किया है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। पूछते फिर क्यों आए हो? गंगते कहता है, तुमसे मिलने, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। मुनियोंग पूछती है, मेरी आंखें तुम्हें किसकी याद दिलाती है कि जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी वो इन दोनों की ही बचपन की कहानी थी, जिसने मुनियोग को डूबने से बचाया था। कि कहानी कैसे आपस में जुड़ी हुई है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। मुनियोग पूछती है, क्या तुम उस लड़की से डरते थे? गंगते, नहीं, मैं उसे पसंद करता था। जिसे मुनियोंग भी शॉक्ड होती है और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताइए।